तो मेरे भाई मुसलमान भाइयों, एक ईमानदार छवि का नेता आपके बीच आपकी आवाज बनने आया है, देश को मजबूत करने आया है। बैरिस्टर हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब उन्हें संभाल लो, तराश लो, नहीं तो ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। फर्जिल सेकुलरवाद की बात करने वालों का जमानत जब्त होने जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने को एहसास करा सके हम गाजियाबाद वाले कि बैरिस्टर साहब, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं और ये लीजिए पतंग का बटन दबाते हैं। अगर लुलु मॉल में नमाज पढ़ लिया किसी ने, कोई मरीज बीमार है और उसके शुभचिंतक अस्पताल में किसी कोने में बैठकर नमाज पढ़ ली और दुआ कर लिया, कोई अपने घरों में नमाज पढ़वा दिया, तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है साहब। और जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ताकत दिया अखिलेश यादव जी को, वो चुपचाप इसी कमरे में बैठ करके नजारा लेते हैं। कानपुर में ब्राह्मण परिवार की मां और बेटी को बुलडोजर बाबा की सरकार और उसके अधिकारी जिंदा जला दिया, तब भी सब चुप बैठा था। तो अब आप देखिए, यहां जाति की बात नहीं है, जुल्म की बात है, और जुल्म के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका नेता है, उनका कार्यकर्ता में लड़ाई लाठी और डंडों से नहीं लड़ा जाएगा। इस लोकतंत्र में लड़ाई वोट से लड़ी जाएगी। जिसको आप वोट देंगे वही आपके हक की। अभी हम मौजूद है गाजियाबाद में। गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश में पूरे नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दूं कि आने वाले कल यानी 9 तारीख को ओवैसी साहब गाजियाबाद में आने वाले हैं, और गाजियाबाद लेकर क्या स्वागत में क्या कुछ तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी कर रही है, आने वाली 13 तारीख को जो चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित मनमोहन झा गामा जी, इनसे जाने माने नेता है, इनसे आज हम जानते हैं क्या कुछ तैयारी चल रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल तो भैया मेरा महबूब आ रहा है, मेरे दिल का टुकड़ा। यानी कि मैं आपको हकीकत बताऊं तो मेरे माता पिता तो है नहीं। जब बैरिस्टर साहब को देखता हूं तो उनमें अपना पिता देखता हूं। क्या? और जब लोगों का बेइंतहा मोहब्बत मिलता है, वो मोहब्बत हमें नहीं, वो बैरिस्टर साहब की वजह से हमें जो मोहब्बत मिलता है, उस मोहब्बत में हमें अपनी माँ का एहसास होता है। तो कल जब मेरा बाप आ रहा है, मेरा नेता आ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, पलक पावड़े बिछाए गाजियाबाद के तमाम दीवाने उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार हैं, वो आएंगे। और उसके साथ साथ जो 11 तारीख आने वाली है, वो 11 तारीख गाजियाबाद में एक अच्छे नेतृत्व का चुनाव करने जा रहा है, ईमानदार नेतृत्व का चुनाव करने जा रहा है। जो हमारा मेयर प्रत्याशी है शहनाज दिलशाद मलिक, निहायत ईमानदार, पार्षद रहते हुए उनके पति दिलशाद मलिक जी ने जो विकास कार्य किया है उसे हम दिखा करके लोगों के बीच जा रहे हैं। और हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे इनके काम के तरीकों को देखो। ये पार्षद रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा इन्होंने, भाईचारा को बनाकर, और उसी को मॉडल बना करके हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता बेइंतहा मोहब्बत दे रही है। और देखना आपकी इस बार गाजियाबाद रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। फर्जिल सेकुलरवाद की बात करने वालों का जमानत जब्त होने जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने जा रहा है। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब गाजियाबाद आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, कहा तो अब इससे ज्यादा क्या मैं कहूं आपसे, कि जिसका महबूब आ रहा हो, जिसका सब कुछ आ रहा हो, हमारे पिता समान है वो। तो जो भी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, और गाजियाबाद की जनता से जो मोहब्बत और प्यार मिला हुआ है, जो हमारे साथ लोग हैं, वो सब के सब उनके भाषण को मंत्रमुग्ध होकर, सन्नाटे से होकर के उनकी बातों को सुनेंगे। और 11 तारीख को पतंग के बटन को दबाकर ये बैरिस्टर साहब को एहसास दिलाएंगे कि आप मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अब तक हम आपसे जो मोहब्बत करते रहे उसका इजहार नहीं कर पाए। तो ये 11 तारीख को एक मौका मिला है जो हम बैरिस्टर साहब को एहसास करा सके हम गाजियाबाद वाले कि बैरिस्टर साहब, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं और ये लीजिए पतंग का बटन दबाते हैं। तो इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्या लगता है कि अपने आप को AIMIM कहाँ देखती है? उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, एक तरफ कट्टरता परोसी जा रही है,
दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, मैं समझता हूं कि उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम ने 125 सीटें जिताकर उन्हें यह ताकत दिया कि आप मजलूमों की आवाज बने, कमजोरों की आवाज बने, जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाएं। लेकिन अफसोस कि वो 125 सीट जिताने वाले लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज उनके साथ जुल्म हो रहा है। आप कहना मैं नहीं चाहता, क्योंकि फिर बात वहीं आके रुकती है कि भाई आप भी तो किसी धर्म की बात करते हैं, और मैं कहता हूं मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं न्याय की बात करता हूं। अगर लुलु मॉल में नमाज पढ़ लिया किसी ने, कोई मरीज बीमार है और उसके शुभचिंतक अस्पताल में किसी कोने में बैठकर नमाज पढ़ ली और दुआ कर लिया, कोई अपने घरों में नमाज पढ़वा दिया, तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है साहब। और जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ताकत दिया अखिलेश यादव जी को, वो चुपचाप इसी कमरे में बैठ करके नजारा लेते हैं। हां, उनकी बात अगर कोई करता है तो हमारा नेता करता है, बैरिस्टर साहब, जो मजबूती के साथ आवाज उठाया और मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ नमाज पढ़ने के नाम पर, मुकदमा को खत्म कराने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। कानपुर में मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमा को खत्म कराने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। तो अब सिर्फ नमाज की बात नहीं है। जब कानपुर में ब्राह्मण परिवार की मां और बेटी को बुलडोजर बाबा की सरकार और उसके अधिकारी जिंदा जला दिया, तब भी सब चुप बैठा था। तो अब आप देखिए, यहां जाति की बात नहीं है, जुल्म की बात है, और जुल्म के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका नेता है, उनका कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा कि कानपुर में ये बैरिस्टर साहब का छोटा सा सिपाही जाकर के तूफान मचाने का काम किया था। तो लोगों को सोचना होगा कि भाई एक वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और एक वो नेता है जो खुद नहीं बनना चाहता, आपको नेता बनाना चाहता है, आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है। और इस लोकतंत्र में लड़ाई लाठी और डंडों से नहीं लड़ा जाएगा, इस लोकतंत्र में लड़ाई वोट से लड़ी जाएगी। जिसको आप वोट देंगे वही आपके हक की बात करेगा। मनमोहन सर, आप 22 साल अखिलेश के साथ रहे और आप ओवैसी साहब के साथ हैं, तो आप तो रग रग से वाकिफ होंगे अखिलेश और जी जी। तो क्या ऐसी इशू आई थी, मतलब जो कि आप उनका दामन छोड़ के, और ओवैसी साहब के क्या उसमें कमी रह गई थी? देखिए, दरअसल जब समाजवादी पार्टी को हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरा उम्र रहा होगा 18 साल, और मुझे भी नहीं आई थी। उस समय में हम वार्ड उपाध्यक्ष बने थे समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि हमने समाजवादी का प्रस्तावना पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था कि समाजवादी जात पात को नहीं मानती, समाजवादी पार्टी ऊंच नीच को नहीं मानती, समाजवादी पार्टी समानता चाहती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें रमते गए, आगे जाके फिर हम देखते हैं कि ये समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं रह गई है, ये तो परिवारवादी हो गई है। क्योंकि जब जब समाजवादी को ताकत मिला, सत्ता मिला, तो उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को ताकत देने का काम किया। और जो उनके मुख्य ताकतवर वोटर है, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 20% हमारे मुसलमान अकलियत के भाई हैं। उनके वोट से ये मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके वोट से ये सांसद और हमारे देश के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री भी बने थे। लेकिन उनकी हालात आज भी वही के वही है। आज भी उन्हें जो है पुलिसों के जुल्म का सामना करना पड़ता है। आज भी उनके इलाके में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे हम समझे कि ये समाजवादी पार्टी समाजवादी है? ये तो सिर्फ परिवारवादी रह गया। और जब इस पार्टी को छोड़ने के बाद, आपने सही सवाल किया, अगर मैं चाहता तो भाजपा में जा सकता था। कांग्रेस हमें बुला रही थी, बसपा हमें बुला रही थी। क्या ऐसी खासियत है कि आपने ओवैसी साहब का ही दामन था? जी, जब पार्टी हमने छोड़ने के बाद बैरिस्टर साहब की कई स्पीचें मोबाइल के माध्यम से हमने सुनने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि भाई अब देश को
बैरिस्टर साहब जैसे नेताओं की आवश्यकता है, क्योंकि जब मेरा देश गुलाम था ना, उस वक्त में भी एक बैरिस्टर मिला था, महात्मा गांधी, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो पढ़ लिख करके विदेश से आए थे। पहले वो साउथ अफ्रीका को आजाद करा के आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे देश के लोग आधा कपड़ा पहन करके समय गुजार रहे हैं, तो उन्होंने भी सूट कोट पैंट उतार के रख दिया और धोती पहन करके, एक ही धोती पहनते थे वो, जिससे कि तन को भी ढकते थे, और आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिससे कि हमें आजादी मिला। दूसरा बैरिस्टर आया जो जुल्म और जाति को सहते सहते अपने सामाजिक ताना बाना, जात पात की ताना बाना सह करके एक बेटा आता है बैरिस्टर बन के, जिसे आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया, और उस संविधान की वजह से ही आज हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल पा रहे हैं। तो मैं बार बार बाबा साहब के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। और अब फिलहाल जो देश में जो माहौल है, हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। जब ये हाथ अगर हिंदू है तो ये मुसलमान है। अगर इसमें कैंसर हो जाए तो हम कैसे इस हाथ को खुश मान सकते हैं? इस हाथ में नासुर बीमारी हो जाए तो मैं इस हाथ को कैसे बेहतर मान सकता हूं? और इस कैंसर को खत्म करने वाला फिर एक तीसरा बैरिस्टर आया है। और खास करके अपने मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि मुद्दतों बाद किसी न किसी समाज को एक कोहिनूर मिलता है। मान्यवर काशीराम आए, दलित समाज का उत्थान हुआ। लालू यादव आए, यादव समाज का उत्थान हुआ। मुलायम सिंह यादव जी आए, यादवों का उत्थान हुआ। राजभर जी आए, राजभरों का उत्थान हुआ। तो मेरे भाई मुसलमान भाइयों, एक ईमानदार छवि का नेता आपके बीच आपकी आवाज बनने आया है, देश को मजबूत करने आया है। बैरिस्टर हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब उन्हें संभाल लो, तराश लो, नहीं तो ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। सर, आपने अभी कहा कि राजभर आए, राजभर समाज का उत्थान हुआ, यादव आए, यादव समाज का उत्थान हुआ। तो पंडित मनमोहन झा से भी तो उम्मीद पंडित समाज कर रहा होगा कि हमारी पंडित का उत्थान हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने ब्राह्मण समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा नेता किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरा नेता हिंदुस्तान और संविधान के साथ है। मेरा नेता कभी हमसे ये नहीं कहा कि जैसे ईद आता है ना, तो आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के जो हिंदू नेता हैं वो टोपी पहन लेते हैं। कांग्रेस वाले टोपी पहन लेते हैं। वो टोपी पहनते नहीं है, वो टोपी पहन करके हमारे भोले भाले जनता को टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो हमारे नेता हमसे कहते हैं कि पंडित जी, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, आपसे पूछा नहीं गया था, आपने जन्म लिया, लेकिन जहां आपने जन्म लिया उस धर्म का अगर आपने एहतराम नहीं किया तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। इसलिए आप कभी टोपी मत लगाना। आप ब्राह्मण हो, अपना तिलक, अपना चुटिया, अपने कर्मकांड को सदैव करना, और जब आप ये करोगे तो अच्छे इंसान रहोगे। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों, नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरे मुसलमान भाई, जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है उस धर्म का एहतराम करो। कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो। हमारा नेता पांचों वक्त का नमाजी है। अगर आप बैरिस्टर साहब से मोहब्बत करते हो तो आप भी पांचों वक्त का नमाज पढ़ो, अपने दिन को समझो, धर्म को समझो, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगोगे तो आपके अंदर मानवता और इंसानियत आ जाएगी। आप कमजोरों की मदद करोगे, आप कमजोरों पे जुल्म नहीं करोगे। तो ये हमारा नेता का आइडियोलॉजी। मनमोहन सर, आप पंडित हैं, ऑब्वियस आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा, आप पंडित हैं, तो यहाँ बार बार FIR रजिस्टर होते हैं कि मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर लिए, वहाँ नमाज अदा कर लिए। तो क्या ये गुनाह है? क्या ये गलत है कहीं? मैं नहीं मानता इसको गलत, मैं नहीं मानता इसको गलत, क्योंकि ये जैसे हम हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं ना, भ माने भूमि, ग माने गगन, वान माने वायु, और न माने नीर, जल। इन सभी चीजों की आवश्यकता जीवन में। और ये सब किसने बनाया? है कोई खुदा? है कोई गॉड? है कोई भगवान?
जिस पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, उस पे सिर्फ उसी का कब्जा है, और जर्रा जर्रा खुदा का है, जर्रा जर्रा भगवान का है। हमारा जहां जी करेगा वहां हम पूजा करेंगे, हमारे भाई का जहां जी समय मिलेगा वहां वो नमाज के वक्त में नमाज पढ़ ले। ये हिंदुस्तान हम चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे गाजियाबाद की जनता का और उत्तर प्रदेश की जनता की? गाजियाबाद की जनता से ये अपील करूंगा कि गाजियाबाद नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम चुनाव में हमारे मेयर शहनाज दिलशाद मलिक जी लड़ रही हैं, पार्षद लड़ रहे हैं हमारे, चेयरमैन डासना लड़ रहे हैं हमारे, फिर आपको खोरा चेयरमैन हम लड़ रहे हैं, लोनी नगर पालिका चेयरमैन हम लड़ रहे हैं, सभासद प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं। तो अब तक आपने लोगों को वोट दिया है, वोट देने के बाद आपको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप एक बार मौका दें हमें, क्योंकि आज के डेट में कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेता है। आज राजा वही होगा जिसे जनता अपना वोट देगा, और फिर आपको उतारने की शक्ति भी है आपके पास संविधान के दायरे में। आप 5 साल के लिए मौका देके अगर मैं आपको अपना दीवाना ना बना दूं तो कहना, फिर आप मुझे हटाएंगे नहीं, बार बार उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार मौका तो दे मेरे गाजियाबाद की जनता।